हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे अकेडमी में। मैं सृष्टि यादव। तो हमने जैसे कि हम राजेंद्र मिश्रा सर की बुक से समग्र ढंग से पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। आपका ये UGC नेट JRF PGT जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, जिसमें सिविक्स आएगा आपका, सभी के लिए कॉन्सेप्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद हम PYQ भी देखेंगे। पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं। तो हमने प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स पढ़ लिए हैं और हम लॉक मैकियावेली पढ़ लिए हैं और हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड थिंकर लॉक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो जॉन लॉक थिंकर को, जैसे मैंने बार बार बताया है कि थिंकर को समझने के लिए हमें उसका टाइम पीरियड और जगह का स्थान, ये दो चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिससे हम इस आधार पर आकलन कर सकते हैं कि उस थिंकर के क्या विचार रहेंगे, क्योंकि जैसे परिस्थितियाँ होंगी उस समय वैसे उस थिंकर के विचार होंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक का जन्म सॉमरसेटशायर में रिंगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 ईस्वी को हुआ था। जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता हैं। अनुभववाद से तात्पर्य है कि ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। जॉन लॉक उदारवाद के पिता हैं। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के। जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का दार्शनिक माना जाता है। पेपर का कहना है कि जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता उदारवाद का तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता मध्यकाल रहा है। जॉन लॉक रिचर्ड हुकर की रचना एक्लास्टिका पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है। इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्बर की पुस्तक पैट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन किया है, जिसमें राजा को प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया जो फिल्मर ने दिया था। पुस्तक के दूसरे भाग में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस पुस्तक में 1688 की गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया था। अनुभववाद है नेक्स्ट टॉपिक। जॉन लॉक ने एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक रचना लिखी। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इस विश्व का ज्ञान एवं उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट के समान होता है। अनुभववाद के अनुसार कोई भी ज्ञान प्रागानुभाविक नहीं होता। अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी विचार है, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभव पूर्व या प्रागानुभाविक प्रायरी होता है। क्या कह रहे हैं? प्रायरी होता है। बुद्धिवाद से खंडन करता है। प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन। रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा यह कहा गया है कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है। इस विचार को लॉक ने अस्वीकृत कर दिया। लॉक के अनुसार बच्चा अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि प्रजा बच्चे नहीं है। इसलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय है, व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना। नेक्स्ट है प्रतिसत्तात्मक राज्य का खंडन। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया, जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्बर ने किया था। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के द्वारा बाद ही संभव है। जॉन लॉक के अनुसार पिता का बच्चे पर नियंत्रण एवं राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को शामिल किया। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्याधिक महत्व प्रदान किया तथा जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में निहित माना। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे उसकी त्वचा का रंग। जॉन लॉक के विचारों से अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन 1743 से 1826 तक एवं मेडिसिन प्रभावित था। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता व सुख लेने का अधिकार है। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन द्वारा किया गया, जिन्होंने राइट्स ऑफ मैन नामक रचना लिखी, अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। नेक्स्ट बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं, बकवासों से बढ़कर बकवास हैं। बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्ग तथा रूसो ने भी की है। संपत्ति का विचार। मैकफर्सन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांत की औचित्य प्रदान करना है। संपत्ति को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। संपत्ति का आशय भूमि व वस्तुओं से है। जॉन लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का निर्माण करते हुए कहा कि व्यक्ति
प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उनका स्वामी बन जाता है। उनके अनुसार प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी हैं। व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है। जॉन लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। संपत्ति दूसरे के लिए भी छोड़ना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट न किया जाए। उदारवादी विचारक जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। जॉन लॉक के विचारों में उदारवाद के निम्नलिखित सिद्धांत पाए जाते हैं। स्वतंत्रता, सहिष्णुता, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन नामक पुस्तक में सहिष्णुता पर विचार दिए। नेशनल सहमति का शासन, संवैधानिक शासन, द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नामक रचना जेम्स एम बुकानन द्वारा 1962 में लिखी गई। सामाजिक समझौते का सिद्धांत लॉक ने हॉब्स की तरह यह माना कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। उसने मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन करते हुए राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की। मानव स्वभाव को लॉक ने अच्छा बताया, जैसे हॉब्स से बुरा बताया था ना, लॉक ने अच्छा बताया है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है एवं दुख से बचना चाहता है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नेक एवं अच्छा है। व्यक्ति को जन्म सहित प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्राकृतिक अधिकारों में लॉक ने संपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया। प्राकृतिक अवस्था जॉन लॉक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक रचना की। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है एवं पूर्व सामाजिक नहीं, ये हम याद रखेंगे। प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि विद्यमान थी। विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य विभेद संबंध जॉन लॉक ने कहा कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संरक्षण ही नहीं करती बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है। विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है। नेक्स्ट है प्राकृतिक नियम। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता विधि है। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि का अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से समूची सृष्टि संचालित है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है। नेशनल लॉक के सामाजिक समझौते का मूल कारण प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी जो निम्नलिखित थीं। एक स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव था। इन नियमों को क्रियान्वित करने वाली संस्था की अनुपस्थिति। नियमों की व्याख्या करने वाले किसी निश्चित संस्था का अभाव। दो समझौते जॉन लॉक के विचार में निम्नलिखित दो सामाजिक समझौते पाए जाते हैं। पहले समझौते में व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया। दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य या सरकार का निर्माण किया गया। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य या कॉमनवेल्थ को सौंपा। जॉन लॉक ने राज्य, नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं किया। समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित हैं। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार का 3 अंगों में विभाजन किया: विधायिका, कार्यपालिका, संधि निर्मात्री शक्ति। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उसने संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया। नेशनल सामाजिक समझौते की विशेषता। समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं। समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकार अपने पास रखे, केवल एक अधिकार दंड देने का अधिकार सौंपा। नेशनल समझौता टूटने के बाद सरकार समाप्त होगी, इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा अपनी शक्तियाँ बहुमत समुदाय को प्रदान की। क्रांति का विचारक। क्रांति के विचारों के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई। उसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया। अमेरिकी क्रांतिकारी एवं अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन लॉक के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। अमेरिका के संविधान पर लॉक के विचारों का अत्यधिक प्रभाव है। नेशनल लॉक के क्रांति का विचार। जॉन लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है। राज्य ने संभावित निरंकुश शक्ति व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधारों पर क्रांति को औचित्यपूर्ण ठहराया। यदि राजा या एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे, जब राजा विधायिका के स्वतंत्र कार्यकारणों में बाधा उत्पन्न करे, जब राजा निरंकुश रूप में चुनाव या चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे, जब राजा या विधायिका नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उसके पालन न करे। जॉन लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्वान रहता है। जबकि हॉब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी।
क्योंकि हॉब्स के विचार में राज्य, समाज व सरकार सभी का निर्माण एक ही समझौते में हुआ था। जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना, अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया। राज्य के कार्य। जॉन लॉक ने राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया। विधि व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना, राज्य की प्रकृति, नकारात्मक राज्य, पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, हस्तक्षेपवादी राज्य, अभिप्राय समझौते को स्वतंत्रता को बनाए रखना, प्रतिसत्तात्मक राज्य का अभाव होना, लॉक की शासन प्रणाली, सहमति का शासन, सीमित शासन। जॉन लॉक राजतंत्र का विरोधी था परंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक